जय हिंद दोस्तों। आज से हम मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं, जिसमें 80 प्रश्न जिस तरह से आपके पेपर में आएंगे, उसी तरह से हमने सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चयन किया है। यह 80 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत। इससे आपको अपने तैयारी का अंदाज़ा भी लग सकता है और आप अपनी तैयारी को कमज़ोर वाले पार्ट को सुधार सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक बौद्ध समाधि के टीले को कहा जाता है। एक बौद्ध समाधि के टीले को कहा जाता है। ऑप्शन है मठ, चैत्य, स्तूप और विहार। इसका सही आंसर होगा स्तूप। अच्छा, इसके बारे में स्तूप के बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। आखिरकार स्तूप क्या होता है। बौद्ध समाधि के टीले को स्तूप कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्तूप बनाने की जो परंपरा पहले से ही थी, जो बाद में बौद्ध धर्म से जुड़ गई। और स्तूप के अंदर बौद्ध धर्म से जुड़ी सामग्री, जैसे कि बुद्ध की अस्थियाँ, उनके प्रयोग किए जाने वाले सामान रखकर टीलेनुमा आकृति बना दी जाती थी, जिसे ही स्तूप कहा गया। बौद्ध धर्म में इस स्थान को पवित्र स्थल माना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपसे शेयर किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। मेगास्थनीज के अनुसार पाली बोथरा का अर्थ है। मेगास्थनीज के अनुसार पाली बोथरा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है टाबरू वाला शहर, टाबरू के साथ द्वार, गांव के साथ एक शहर, द्वार के साथ एक शहर। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा गांव द्वार के साथ एक शहर, ऑप्शन नंबर डी, आई मीन 4। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं विस्तार से इसके बारे में समझते हैं, उन तथ्यों को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे, ताकि उनसे भी प्रश्न बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनी, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका को मौर्यकालीन समाज की एक कला संस्कृति एवं प्रशासन के बारे में लिखा है। यानी इंडिका में मौर्यकाल की कला संस्कृति एवं प्रशासन के बारे में जानकारी मेगास्थनी से प्राप्त होती है। इंडिका में पाली बोथरा शब्द पाटलिपुत्रा के लिए प्रयोग किया गया है, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध शहर था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा के लिए प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्वार के साथ एक शहर को पालीपुत्रा कहा गया। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में कौन से दो मध्यवर्ती स्टेशन हैं? इसका ऑप्शन है अक्कर और दिलमुन, मक्कन और असुर, दिलमुन और मगान, दिलमुन और मेलुहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दिलमुन और मगान। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सैंधवकालीन उत्खननों से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों का सुदूर क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। जैसा कि आपको पता है कि उनका व्यापार चलता था दूर दराज के इलाकों से। तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। और तीसरी सहस्त्राब्दी में जो जो उस समय बताया गया मेसोपोटामिया के लेखों में, जो मगान है वह ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ था, और दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, मगान ओमान के लिए था और दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। अष्टांग संग्रह यानी दवा के 8 वर्गों का सारांश का उल्लेख किसने किया है? आपके ऑप्शन है फाहियान, इत सिंह, मेगास्थनीज और हुएनसांग। इसका सही जवाब होगा इत सिंह। इसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाला चीनी यात्री था। वह एक बौद्ध सन्यासी भी था। उसने शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र नालंदा, याद रखिएगा शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत के बारे में वर्णन किया है। इसने अपने वर्णन में अष्टांग संग्रह का भी उल्लेख किया है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इत सिंह। प्रश्न संख्या 5 की ओर। नैतिक कोड को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 साल में कौन सा रॉक एडिक्ट कार्यालय स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 1, रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 5 और रॉक एडिक्ट 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रॉक एडिक्ट 3। जरा इसके बारे में समझिए। मौर्यकालीन अशोक के तीसरे शिलालेख में यह आदेश दिया गया है कि सभी राजकीय अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष साम्राज्य के दौरे पर जाएंगे, यानी हर 5वें वर्ष पे अपने साम्राज्य के दौरे में जाएंगे। इस शिलालेख पर धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख पर राजकों की नियुक्ति की भी चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। हड़प्पा की मुहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी हुई थी, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और एस्ट्रीटाइट। इसका सही जवाब होगा एस्ट्रीटाइट। एस्ट्रीटाइट।
ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पा कालीन मुहर जो संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है, जो कि सेल खरी, जिसको हम एस्टीटाइट नामक पत्थर से बनाई गई है। याद रखिए, इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चिन्ह एवं ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित की गई है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। हड़प्पा के पुरुषों छवि के निचले परिधान के लिए किसका उपयोग किया गया है? ऑप्शन है पांचे, लाछा, मुंडू और धोती। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 7 का धोती, ऑप्शन नंबर 4। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रखिए। हड़प्पाकालीन जो पुरुष थे अधोवस्त्र के रूप में धोती का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र भी उत्खनन में प्राप्त हुआ है, यानी कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं और सूती वस्त्र भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है। विश्व में यह पहला स्थान था जहां पर कपास की उत्पत्ति हुई है। कपास को यूनानियों ने सिंधून कहा और जिसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई रखें आप। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया और उनके पास एक ही तरह के पालतू जानवर थे। हड़प्पा के पालतू जानवरों में से कौन सा एक जानवर मेसोपोटामिया में नहीं मिला था? ऑप्शन है हाथी, शेर, हिरन और बाघ। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए होगा, यानी एक हाथी। इसके बारे में कुछ जानकारी रखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता की उत्पत्ति दजला और फरात नदियों के बीच में हुई है, जो कि आधुनिक इराक में पड़ता है। भारत के सैंधव सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे, जो कि उत्खनन से प्राप्त मोहरों से पता चलता है। दोनों सभ्यताओं में आप देखें तो पालतू पशुओं में हाथी मेसोपोटामिया सभ्यता में नहीं पाया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हाथी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा खेल ज्ञात था? इसका सही ऑप्शन देखिए आप एक बार। मिट्टी के प्लेट, टेराकोटा के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, पत्थर की प्लेट। तो इस तरह से आपने ऑप्शन देख लिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मिट्टी के प्लेट। इसके बारे में समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा यानी लघु मृण्मय मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ सिंधु प्रदेश से प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, यानी मिलता था, जिसका प्रयोग खेलों के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इसमें कुत्ता, भेड़, गाय, बैल, बंदर की प्रतिकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इतनी सारी जानकारी इन प्रश्न से जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार। याद रखिए, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। प्रश्न संख्या 10, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखें, अशोक। इसके बारे में कुछ समझते हैं। मौर्य शासक अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से सीधे संवाद करने की प्रथा को प्रारंभ किया था। अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राजकीय आदेशों, धम्म विषयक बातों को शिलालेखों एवं गुहालेखों के रूप में स्थापित कराया है। उसके शिलालेख 3 प्रकार से प्राप्त होते थे। पहला ऑप्शन जो है इसको याद रखिए, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेखों की संख्या की अगर बात करें 14 है और स्तंभ लेख 7 हैं। इन शिलालेखों में आप याद रखें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाई लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। कर्म मार्ग की सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भगवान ब्रह्मा, भगवान मुरुगा, भगवान कृष्ण और भगवान शिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भगवान कृष्ण। जरा इसके बारे में समझते हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उभरने वाले पहला संप्रदाय जो था वह भागवत संप्रदाय था, जिसके प्रणेता कौन थे? तो कृष्ण थे। याद रखिएगा, भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वे श्रीमद् भागवत गीता में ही निहित है, जिसमें कृष्ण द्वारा भगवान यानी कृष्ण भगवान के द्वारा कर्म मार्ग की सिफारिश की गई है। तो इतनी सारी बातें आप इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। ऋग्वेद पाठ में अयस नाम से किस धातु कर्म को इंगित किया गया है? ऑप्शन है चांदी, हीरा, तांबा और सोना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तांबा। इसके बारे में कुछ समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे एवं कांसे के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक लोगों को तांबा धातु की जानकारी थी और धातु कर्म की भी जानकारी प्राप्त थी,
लेकिन व्यापार के अस्तित्व से कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। संभवतः जो था तांबे और कांसे का प्रयोग कृषि कार्य एवं घरेलू उपयोग में ही हुआ करता था। तो इतनी सारी जानकारी भी आप इससे जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। कौन से वेदों में आर्यवर्ण और 10 राजना का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अथर्व, शाम, यजुर और ऋग्वेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद में। इसके बारे में समझिए। ऋग्वैदिक काल में भरत और त्रित्सु दोनों आर्यों के शासक वर्ग से थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। समय के साथ यानी कालांतर में भारत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 आर्यतर जनों के प्रधान थे। इसके मध्य में जो था परुष्णी यानी रावी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे दशराग्य युद्ध कहा गया। आर्यवर्ण एवं 10 राजजना का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। इतनी सारी बातें इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है अशोक, कालिदास, वाराहमिहिर और कौटिल्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वाराहमिहिर। इसके बारे में कुछ ध्यान रखिए। पंच सिद्धांतिका प्राचीन भारत की खगोल संबंधी पुस्तक है, जिसके रचयिता प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य गणितज्ञ जो कि वाराहमिहिर थे उनके द्वारा की गई है, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। पंच सिद्धांतिका में उस समय खगोल विज्ञान प्रचलित 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह जो था यह ऋग्वेद, याद रखना है, ग्रह नक्षत्र इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। 1853 ईस्वी में हड़प्पा मोहर की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, F.A. खान। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में लिखित स्रोतों के आधार पर उत्खनन प्रारंभ किए हैं। हड़प्पा कालीन मोहर उनको सर्वप्रथम ज्ञात हुआ है, परंतु उनकी यह धारणा थी कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत गंगा घाटी से पनपी होगी और वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए होंगे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन है प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? यानी मगध साम्राज्य की सफलता किन कारणों से हुई थी, इसके बारे में समझिए। ऑप्शन है आपके तांबा, चांदी, सोना और लोहा। इसका सही आंसर होगा लोहा। आपको लगता होगा कि आखिरकार प्रश्न क्या है? तो मगध साम्राज्य की सफलता में लोहा का योगदान था। इसके बारे में जब विस्तार से समझते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। उसी में से एक था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। इसी काल में लोहे का इस्तेमाल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में लोहा का अधिकतम योगदान रहा है। यानी याद रखिए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ जिसमें लोहा विशेष इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो छोटा नागपुर के पठारों से प्राप्त होता था। लोहे के कारण ही कृषि कार्य में बढ़ावा मिला, यानी कृषि कार्य बढ़ा, जिससे राजस्व बढ़ा और फिर प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यों में इजाफा हुआ। कृषि एवं सैन्य साजो सामान भी लोहा की उपयोगिता के कारण ही मगध साम्राज्य की सफलता के लिए साधक सिद्ध हुआ। याद रखिए, इसका मतलब हुआ कि लोहा के प्रयोग इनके साम्राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। मौर्य राजवंश के पंच निहित और चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? ऑप्शन है मुर्गी और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, मयूरी और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, कौवा और पहाड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में जरा समझिए। मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कारसापण यानी चांदी, सुवर्ण सोना, माशक यानी तांबा, कंकन यानी तांबा सिक्कों का वर्णन मिलता है। व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। जो आहत यानी रजत मुद्राएं थी, पंचनिहित यानी मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी, आहत मुद्राएं। इन मुद्राओं पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप होती थी। मुद्रा परिरक्षण वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा परिरक्षण किनके द्वारा किया जाता था, तो रूप दर्शक के द्वारा किया जाता था। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। किस हड़प्पा साइट पर घोड़े के दांत पाए गए थे? आपके ऑप्शन है रोपर, रानागुंडई,
सूर्तगोई और मुंडीगार्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राणा घुंडई। इसका सही जवाब है राणा घुंडई पाकिस्तान में अवस्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जहाँ से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गुजरात स्थित सुरकोटदा से भी घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। किस साहित्य ने सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी थी? आपके ऑप्शन हैं मनुस्मृति, मालविकाग्निमित्रम, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, यानी अर्थशास्त्र होगा। इसके बारे में कुछ समझिए। अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा 4वीं शती ईस्वी पूर्व में रचित संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय तथा राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इस पुस्तक की प्रकृति उपदेशात्मक थी और सलाहात्मक थी, यानी उपदेश देने योग्य थी और सलाह भी देने योग्य थी। अर्थशास्त्र में उस समय की समाज नीति, राजनीति, अर्थनीति, विधि एवं धर्म आदि का प्रकाश मिलता है। इस पुस्तक में सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी गई है। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं सांबा, कुशीनगर, गांधार और श्रावस्ती। इसका सही जवाब होगा, आप ध्यान रखिए, प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है होगा इसका श्रावस्ती। इसका सही जवाब है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर 4। ऋग्वैदिक का प्रश्न संख्या 21 की ओर है। ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाले सोने के सिक्के का नाम क्या था? ऑप्शन है नेस्क, शतमान, स्वर्ण और कर्षपणश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नेस्क। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। एक शब्द जो राजाओं की नदी के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है। ऑप्शन है हर्षचरित, विक्रमांक देव चरित, सांकुतलम, राजतरंगिणी। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। संभावित जीत को एक निर्णायक हार में परिवर्तित हो गई थी। यह कथन निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई का संकेत देता है? ऑप्शंस हैं कन्नौज की लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। गोल्डन भ्रूण के रूप में जाना जाता है राजसूया, तुलाभरम, अश्वमेध, हिरण्यगर्भ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हिरण्यगर्भ। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। रामानुज के आध्यात्मिक शिक्षक कौन थे? माधवाचार्य, यादव प्रकाश, कान्यकुज और शंकराचार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी यादव प्रकाश। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन राजा अजयदेव, अनंगपाल, धर्मपाल, पृथ्वीराज प्रथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राजा अजयदेव। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। मौर्य समाज में 7 डिवीजन के बारे में कौन बताता है? पेरिप्लस, मेगास्थनीज, टॉलमी और प्लिनी। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया है? पाणिनि, अरस्तु, चाणक्य और मेगास्थनीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। इल्तुतमिश को हिंदुस्तान के सुल्तान का खिताब किससे मिला? ऑप्शन है खलीफ मोहम्मद महमूद, नसरुद्दीन महमूद कुबराहा, कजा महमूद, बगदाद के अब्बासिद खलीफा, अल मुस्तसिर विलाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बगदाद के अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिर विलाह के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। सांची का स्तूप का मूल व्यास कितना है? ऑप्शन है 120 फीट व्यास, 440 फीट, 130 फीट और 110 फीट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है 120 फीट। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। किस पास को अक्सर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? नामीकला पास, नाथुला पास, खैबर पास और बोलन पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खैबर पास। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। अल बरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी ठोस सोने से किया गया था, ठोस चांदी से किया गया था, ठोस तांबे से किया गया था, ठोस लोहे से किया गया था। इसका सही जवाब होगा ठोस सोने से किया गया था। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। आधुनिक डिल्ला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयपाल, राजपाल, अनंगपाल, आनंदपाल। इसका सही जवाब अनंगपाल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। किस साम्राज्य ने ऋग्वेद के दौरान गलाने की प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश की? ऑप्शन है कुशल साम्राज्य,
हिती साम्राज्य, अशीरियन साम्राज्य, अकाडियन साम्राज्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हिती साम्राज्य। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया है जहां लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को किसने बनाया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बिंदुसार ने और समुद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक ने। जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, यह कथन निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें है? संयुक्त निकाय में, मिलिंडा पंडा में, ललिता विस्तार में, अभिधाम्य में। 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, ललिता विस्तार में। प्रश्न संख्या 37 का। फारसी दूतावास पाया गया था अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, बाबर गुफा में, एलिफेंटा गुफा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अजंता गुफा में। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। 1225 से 1226 शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दक्षिण बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, इस्लामी शाह, मलिक अलाउद्दीन जानी, गयासुद्दीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मलिक अलाउद्दीन जानी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। किस शासक को प्राचीन प्रदीप पूर्व की रोशनी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है धर्मपाल, महीपाल, इंद्रपाल और चंद्रपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रपाल। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। बिंदुसार को इस रूप में जाना जाता था? माका, अंतेकिना, तुलमाया, अमित्रचेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अमित्रचेत। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा कितने तरीकों का सुझाव दिया जाता है? 3 तरीके, 2 तरीके, 4 तरीके और 1 तरीका। इसका 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 तरीके। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। सेना के किस हिस्से ने हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है घुड़सवार और हाथी ने, पैदल सेना और तोरेदार बंदूकधारियों ने, घुड़सवार और पैदल सेना ने, हाथी और पैदल सेना ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, घुड़सवार और हाथी ने। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। यह किसने कहा कि महमूद मिशनरी नहीं थे, परिवर्तन उनका ध्येय नहीं था? ऑप्शन है कलहन, हबीब, अलबरूनी और बर्नी। इसका सही जवाब होगा 43 का ऑप्शन नंबर 2, हबीब। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हबीब। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। खासदार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रॉयल कोषाध्यक्ष, रॉयल गार्जियन, व्यक्तिगत सहचर, नुकसान का आधा। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत सहचर। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। मुगल प्रशासन में हाथियों की कितनी श्रेणियां थी? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। घोड़ों के ब्रीडिंग की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 1572 में, 1574 में, 1575 में, 1573 में। 1574 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। मुस्लिम इतिहास द्वारा किसे हजार दिनार के नाम से जाना गया? कबूलई खान, नुसरत खान, मलिक कफूर, उल्लाह खान। मलिक कफूर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, मलिक कफूर। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। गजनी के महमूद का विरोध करने वाले शासक का नाम जब वो आगे बढ़ रहा था तो वह क्या था? कोकल्ला तृतीय, कोकल्ला प्रथम, कोकल्ला चतुर्थ, कोकल्ला द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कोकल्ला द्वितीय। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। इबादत खाने की बैठने की क्षमता क्या थी? 600, 500, 700 और 800। इसका सही जवाब होगा 500। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। कुतुब में बाबर का नाम कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1526 को, 26 अप्रैल 1526 को, 25 अप्रैल 1526 को। इस तरह के प्रश्न में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सही जवाब होगा 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को, क्योंकि वर्ष एक ही है लेकिन डेट अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। शेर शाह द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया? जलाल खान, ईशा खान, आदिल खान और महमूद खान। 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जलाल खान। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। मान सिंह को काबुल से बिहार किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन है 1588, 1586, 1585, 1587। इसका सही जवाब होगा 1587। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। सिजदा या साष्टांग प्रणाम और पाबोस का अर्थ क्या था? पैर को चूमना, पृथ्वी को चूमना, पैरों को चूमना, कुत्ते को चूमना। पैर को चूमना, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद कब अधिक फैला था? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी में बहुत अधिक फैला था, ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। जिल ए इलाही शब्द का अर्थ क्या था? संत, भगवान का पुत्र, नबी, भगवान की छाया।
ऑप्शन नंबर 4 भगवान की छाया। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ ताज पहनाया? नागौरी, मेरठ, कारा और कुलगढ़ी कुलागढ़ी। ऑप्शन सही होगा कुलागढ़ी ही, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। चकलख शब्द किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। इसका सही जवाब होगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। किसने यह वर्णन किया है कि वह सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गला लगा लिया, उसकी आंखों और गाल को चूमा और उसे अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झीर की विधि थी? ऑप्शन है अलबरूनी, अमीर खुसरो, लूनपाल और बर्नी। इसका सही जवाब होगा वर्णी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। तूतीय हिंद कौन कहलाता है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, इब्न बतूता, वर्णी। अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। निम्नलिखित में से किस राजा ने सिकंदर रेसानी शीर्षक अपनाया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। पुर्तगाली ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को किस शासक से छीना था? बीजापुर के शासक से, गोलकुंडा के शासक से, कालीकट के शासक से और अहमदनगर के। इसका सही जवाब होगा बीजापुर के शासक से, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। निजाम शाही साम्राज्य की नई राजधानी क्या थी? अहमदनगर, खिरकी, बुरहानपुर, मांडू। इसका सही जवाब होगा अहमदनगर, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। मैंने अपने सभी प्रभुत्व में आचरण के शासकों दस्तूर आलम के रूप में 12 आदेश भी बनाए हैं, यह किसने कहा है? इसका सही ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। सही जवाब होगा जहांगीर। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। रज्मनामा एक उल्लेखनीय पांडुलिपि थी जिसमें खाली स्थान का उल्लेख किया गया है, वास्तुकला का, प्रतिमा का, मूर्ति का और चित्र का। सही जवाब इसका है चित्र का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारकों को खाली स्थान में भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है 4, 6, 2 और 8। इसका सही जवाब होगा 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर अबू अल हसन खालिस्तान के समय के दौरान रहते थे? ऑप्शन है बहादुर शाह, औरंगजेब, हुमायूं और जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। राग दर्पण शब्द का अर्थ है दुनिया का दर्पण, संगीत का दर्पण, प्रकाश का दर्पण और सार्वभौम का दर्पण। इसका सही जवाब होगा संगीत का दर्पण, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। शेर शाह का मकबरा मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में निर्मित सबसे खूबसूरत संरचना में से एक है, इसका निर्माण यहाँ किया गया था? ऑप्शन है सासाराम, कन्नौज, पानीपत और जूनागढ़। इसका सही जवाब होगा सासाराम। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। जहांगीर ने सूरत में अस्थायी कारखाने की स्थापना के लिए फरमान कब जारी किया था? 1612 ईस्वी में, 1614 में, 1615 में, 1613 में। इसका सही जवाब होगा 1613 ईस्वी में। शेर शाह के शासन के तहत सिकदर ए सिकदरान और सिकदर के जमींदार थे कानून एवं व्यवस्था के, गांव एवं प्रशासन के, न्याय के और संचार के। तो कानून एवं व्यवस्था के जिम्मेदार वही थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। किस राज्य में अली कुली शैबानी को खान ए जमन का खिताब दिया गया था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। अंग्रेजी राष्ट्र के उनके सम्मान के लिए 2% के सामान्य शुल्क के अलावा 11/2 जजिया था या रास धन लिया जाएगा, इसके किसने जारी किया था यह फरमान? यह शब्द थे बहादुर शाह के, औरंगजेब के, सजा खान के, जहांगीर के। इसका सही जवाब 72 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, औरंगजेब के। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। एक प्रांत के वायसराय को शाही आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था जिसे तकनीकी रूप से खालिस्तान कहा जाता था? ऑप्शन है फरमान सवाती, फौजदार गार्ड, आइन दहसाल और चकला। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फरमान सवाती। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1731 ईस्वी में हुआ था, इसका व्यापार लगभग विशेष रूप से सीमित था? ऑप्शन है मलेशिया, भारत, थाईलैंड और चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी चीन। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। पुर्तगाली भारतीय चर्च का आयोजन किस के मार्गदर्शन में किया गया था? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, अल्बुकर्क, सेंट फ्रांसिस जेवियर, सर थॉमस रो। इसका सही जवाब हुआ सेंट फ्रांसिस जेवियर। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। बगदाद के खलीफा अल कटीर बिल्लाह ने अमीर उल मिलत का खिताब किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन है महमूद गजनबी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और गोर के महमूद। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। मुगल प्रशासन में चर्च
धर्म संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मीर बख्शी, दीवान न्यायाधीश, काजी और सरदर। इसका सही जवाब होगा 77 का ऑप्शन नंबर 3 सदर। प्रश्न संख्या 78, एम्बोयना के में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूर नरसंहार कब हुआ था? 1622, 1623, 1620, 1621। सही जवाब होगा 1623। किसने पहली बार पादशाह यानी सम्राट शीर्षक को अपनाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका सही जवाब होगा 79 का ऑप्शन नंबर 1 बाबर। प्रश्न संख्या 80 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, तारीख ए अफगिना के और की लेखिका के थे। ऑप्शन है अहमद यादगार, कलबन बेगम, बर्नी और इल्स्लाम शाह। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है अहमद यादगार। तो इस तरह से ये थे 80 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। थैंक यू सो मच।